है शहर शहर खबर का। इस बुलेटिन में तेज रफ्तार और पूरे विस्तार के साथ हम आपको आपके शहर, आपके कस्बे की खबर दिखाएंगे। इस खास बुलेटिन में सिर्फ महानगर ही नहीं बल्कि छोटे बड़े हर शहर की खबरें और उसका अपडेट आपको बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। तो अमरोहा से खबर आपको बता दें, मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल 1 लाख का इनामी उमर। मुठभेड़ में बदमाश की गोली से एक सिपाही भी घायल। थाना सैद नगरी के सकतपुर गांव का यह मामला है। इसके पास मुठभेड़ हुई है। साल 2018 में हुई एक हत्या के मामले में वांछित था उमर। तस्वीरें सामने आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश बताया जा रहा है और इसको गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में एक गोली लगने से घायल हुआ 1 लाख का इनामी उमर और इसको पुलिस ने धर दबोचा है। इससे एक बाइक बरामद हुई, एक तमंचा बरामद हुआ 315 बोर का और 2 जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस। इसकी जब शिनाख्त करवाई गई तो ये व्यक्ति 1 लाख का इनामिया है हमारे थाना हसनपुर क्षेत्र का, जो मर्डर था 2018 में हुआ था, उसका एक वांछित था। ये व्यक्ति फरार चल रहा था। पुलिस को इसकी पहले से ही तलाश थी और इसी क्रम में टीम ने इसको यहाँ पे दबोचा है। और ज्यादा जानकारी के साथ अमरोहा से जी मीडिया संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, और क्या इस पर अपडेट है, क्योंकि एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। हाँ, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है ये वाकई में पुलिस के लिए बड़ी सफलता का मामला है। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। ये सकतपुर गांव के जंगल में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इसे पकड़ा है और ये जो था कालाखेड़ा गांव का रहने वाला था उमर, और इसके ऊपर वर्ष 2018 में हसनपुर क्षेत्र से हत्या का मुकदमा दर्ज था और इधर से वांछित चल रहा था। इस मामले में एसपी अमरोहा ने जानकारी भी दी है और इसके खिलाफ इसकी कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल इसको और घायल सिपाही को इलाज के लिए अमरोहा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी ठीक है विनीत, अब ये भी मान लिया जाए कि इस बदमाश को पकड़ा गया है, इससे जुड़े हुए और भी जो लोग हैं वो भी जल्द ही पकड़े जाएंगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इसमें जो है पुलिस अभी और भी ज्यादा गहनता से कार्रवाई करने वाली है और पुलिस की इस बड़ी सफलता से माना यह भी जा रहा है कि और भी इस पूरे मामले से जुड़े हुए तथ्य सामने आएंगे। जी शुक्रिया आपका विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए। अब बात करेंगे शहर शहर खबर की। गाजीपुर के करंडा इलाके के जमुआव गांव में मामूली विवाद पर ईंट से कूचकर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जमुआव गांव निवासी अखिलेश दुबे के बेटे और पड़ोसी के बेटे में किसी बात को लेकर गाली गलौज हो रही थी। तभी अखिलेश दुबे ने दोनों को डांट कर भगा दिया, जिसके बाद पड़ोसी, उसकी पत्नी और उसकी बेटी ने ईंट पत्थर लेकर अखिलेश दुबे पर हमला बोल दिया। इतने में अखिलेश दुबे जमीन पर गिर गए। आनन फानन में लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बुलंदशहर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां विशेष समुदाय के युवक पर दलित छात्रा को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगा है। 5 दिन बाद भी छात्रा का कोई अता पता नहीं चला, जबकि हिंदू संगठनों ने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अभी तक सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस के हाथ खाली है। गुस्साए हिंदू संगठन और बीजेपी कार्यकर्ताओं से पुलिस की इसे लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई। एक बार फिर से पुलिस को 2 दिन का समय दिया गया है। अगर छात्रा की बरामदगी नहीं हुई तो फिर बड़ा प्रदर्शन होगा। वहीं हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी छात्रा को बरामद करने की कोशिश तेज कर दी है। बरेली में बंदरों के आतंक का ऐसा मामला देखने को मिला है, जिससे लोगों की दहशत बढ़ गई। बरेली के शाही इलाके के दुलका में एक 4 महीने के बच्चे को बंदरों ने छत से नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चे के पिता उसे छत पर लेकर टहल रहे थे, जिन पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया और उनके हाथ से बच्चे को लेकर छत से नीचे फेंक दिया, जिसमें बच्चे की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से परिवार में मातम पसर गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और बंदरों की इस काली करतूत की वजह से पूरे इलाके में दहशत दिख रही है। लोगों को अपने बच्चों की फिक्र सता रही है। जब मैं छत पे गया तो कोई भी बंदर वहाँ नहीं था। अचानक से 4-5 बंदरों का झुंड आया
और उसने मुझ पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मेरा बच्चा उन्होंने मेरी गोद से छीन लिया। और जब मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो उसने छत से नीचे उसे फेंक दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सेक्टर 137 की सबसे बड़ी सोसाइटी पारस टिएरा का है। यहां सुबह के वक्त रेजिडेंट टीना पर 5 कुत्तों ने हमला बोल दिया। कुत्तों के हमले में टीना का एक हाथ टूट गया है, साथ ही उनके चेहरे और पैर को भी कुत्तों ने नोच डाला है। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन कराने की सलाह दी है। सिंगल मदर टीना इस हमले से बुरी तरह सदमे में है। नीचे गई थी बेसमेंट में, मुझे 5 कुत्तों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया ऑल ऑफ सडन, और मैं बहुत तेज से चीखी हूँ, चिल्लाई हूँ। तो नीचे ही बेसमेंट में -118 की बैक साइड में ड्रिल होती है, तो वहाँ पर गार्ड्स ड्रिल कर रहे थे। वो लोग एकदम मेरी चीख सुन के वो लोग आए हैं और जो 5 डॉग्स थे उनको भगाया है वहाँ से। सोसाइटी में रहने वालों ने कई बार नोएडा अथॉरिटी से लेकर फैसिलिटी मैनेजर के यहाँ शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। काट दीजिए, आप आदेश कराइए किसी सीनियर अथॉरिटी से, या तो डीएम एसडीएम कोई भी हमें यदि आदेश करे जिसमें हमारे लोगों का नुकसान ना हो, सिक्योरिटी का नुकसान ना हो, सिक्योरिटी जेल ना जाए। आप ऐसा कुछ कराइए, हम जो आप बोलोगे वो कर देंगे। यूपी के महाराजगंज में प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में करीब पिछले 1 महीने से पढ़ाई हो रही है, लेकिन अभी तक छात्र छात्राओं को किताबें तक मुहैया नहीं कराई गयी। इसकी वजह से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो पहले से स्कूल में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो फटी पुरानी किताबों से काम चला रहे हैं, जबकि नए बच्चों को एडमिशन के बाद भी किताबें नहीं मिली। इस मामले को लेकर बीएससी ने बताया कि जल्द ही सभी स्कूलों में किताबों का वितरण किया जाएगा। हिंदी है? हाँ, नई किताबें मिली हैं? नहीं सर। अच्छा, तो कैसे पढ़ाई कर रहे हो? तो दूसरे से मांग के पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे से मांग के पढ़ाई करते हो? क्या गुरुजी क्या कहते हैं किताबें नहीं रहने पे? कहते हैं आई हुई किताब नहीं, नई किताब नहीं मिला है, पुराने किताब से पढ़ रहा है, सर पढ़ाते हैं। और अच्छा। हम सोचते हैं कि नई किताब मिलेगी। नई किताब मिलती तो अच्छा, सब बच्चों को नई किताबें नहीं है ना, किसी नहीं मिला ना? किसी के पास नई किताब नहीं है। मिला है। कौन कौन सी किताब नहीं मिला? एक भी नहीं। मास्टर साहब उससे क्या कुछ बोले? नहीं मिला है। क्या बोलते हैं मास्टर लोग? कहते हैं कि जो पास हो गए हैं 8 से उसका किताब ले लो। कुछ विद्यालय। ये बताइए, आपको किताब मिल गया पढ़ाई के लिए? नहीं सर। तो कैसे पढ़ रहे हैं आप? सर पुराने किताब से। पुराना किताब पूरा मिल गया है? नहीं सर। कौन कौन सी तब कैसे पढ़ाई चल रही है आपकी? सर जी थोड़े मिले हैं। बरेली में एक सीएनजी बस में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते बस जलकर राख हो गई। बस में सीएनजी डलवाने के दौरान पंप पे आग लगने का हादसा हुआ। आग लगते ही ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की उस चिट्ठी को लेकर भी जमकर हमला बोला, जिसके वायरल होने के बाद सपा की मुश्किल राष्ट्रपति चुनाव में बढ़ी हुई दिख रही है। इस खत में शिवपाल यादव ने विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के उस बयान का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट बताया था। जिसके बाद अब अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को बीजेपी की कठपुतली करार दिया है और उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया है। साथ ही पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया। ये चिट्ठी पॉलिटिक्स दिल्ली से चली और डिप्टी सीएम लोगों ने ट्वीट किया। उसके बाद चाचा से पत्र लिखवाया गया है। समाजवादी पार्टी सेकुलर पॉलिटिक्स कर रही है, समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पॉलिटिक्स कर रही है, और जो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। पहले शिवपाल यादव की चुपती हुई चिट्ठी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमला बोला, तो दूसरी ओर शिवपाल यादव ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया। शिवपाल यादव ने खुद को पक्का समाजवादी बताया और साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा कोई भी कार्यकर्ता नेताजी मुलायम सिंह यादव का अपमान सहन नहीं करेगा। वहीं इस दौरान उन्होंने इशारों में क्रॉस वोटिंग की बात भी कही है, जो राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ा सकती है। हम सत्ता पक्ष के साथ हैं,
इस लड़ाई में सत्तापक्ष के साथ है और उन्हीं पर लोगों ने स्थापित किया है और हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को कहाँ तक पहुँचाया है नेताजी के साथ 40-45 साल में कहाँ पहुँचाया है और आज स्थिति क्या है। और अगर इसी तरीके के सुझाव हम लोगों से लिए गए होते हैं और अगर पार्टी नेताजी के आदर्शों पर चली होती, नेताजी के विचारों पर चली होती, लोहिया जी के विचारों पर चली होती, जनेश्वर मिश्र जी के विचारों पर चली होती है, तो फिर आज उत्तर प्रदेश में फिर समाजवादियों की सरकार होती। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के इन आरोपों पर बयान दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि शिवपाल यादव साजिश नहीं कर रहे और अखिलेश यादव को उन्हें पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि शिवपाल के कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर अब खुलकर शिवपाल यादव के समर्थन में खड़े दिख रहे और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी को वोट की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि प्रेस वार्ता में नहीं बुलाया, डिनर पार्टी में नहीं बुलाया, अभी बैठक किया तब भी नहीं बुलाया, फोन करके भी किसी विधायक से हमारे या हम ही से वोट नहीं मांगा। और उधर प्रत्याशी भी वोट मांग रही हैं, उनके समर्थक दिल्ली से लेकर लखनऊ तक वोट मांग रहे हैं। तो एक तरफ वोट कोई मांग नहीं रहा है, एक तरफ वोट के लिए सिफारिश हो रही है। तो हम लोगों ने जब देखा कि भाई इधर नहीं जरूरत है तो हम लोग इधर वोट दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी शिवपाल यादव की चिट्ठी को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिवपाल यादव ने बीजेपी के इशारे पर नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव के अपमान को लेकर चिट्ठी लिखी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के सगे भाई हैं और अखिलेश यादव के चाचा हैं। ऐसे में ये बात अखिलेश यादव को भी समझनी चाहिए कि चिट्ठी में लिखी बातें उनके खुद के विचार हैं। ट्वीट के आधार पर उनके चाचा ने अगर भतीजे से कुछ पूछा है तो वो चाचा भतीजे अपना सवाल जवाब करें, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर श्री अखिलेश यादव जी का समर्थन विपक्ष के उम्मीदवार जिन्होंने श्री मुलायम सिंह यादव पर आईएसआई के एजेंट होने के गंभीर आरोप लगाए थे करते हैं, तो मैं यह समझूंगा या यूपी के लोग यह समझेंगे कि श्री अखिलेश यादव जी उस आरोप से सहमत हैं। अखिलेश यादव और सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच सियासी तलाक करीब करीब तय हो गया है। वहीं सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के रुख से यूपी की सियासत गर्म होती दिख रही है। जी मीडिया के साथ खास बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कई अहम बातें कही हैं, जहां उन्होंने कहा कि वो गठबंधन नहीं तोड़ रहे हैं बल्कि खुद अखिलेश यादव उनका साथ छोड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्हें अखिलेश यादव से तलाक का इंतजार है और उसके बाद वो मायावती से बात करेंगे। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले चुनावों में ओपी राजभर हाथी की सवारी करते दिख सकते हैं। हाँ, तलाक है समझ लीजिए कि भाई अब आपकी जरूरत नहीं है, तो फिर जब कह देंगे तो फिर मायावती जी से बतियाएंगे। बसपा से बात करेंगे आप पक्का? क्यों नहीं करेंगे? ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपके। बड़ी खबर नहीं, सही खबर दे रहे हैं आपको। क्यों नहीं बात करेंगे? बात करेंगे बिल्कुल। 4 बार सत्ता में रही पार्टी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ओपी राजभर की पार्टी सपा के साथ गठबंधन को लेकर अहम बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन भी पार्टी को जो फैसला लेना है वो ले सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सियासत में कई ऐसी चीजें होती हैं जो पर्दे के पीछे चलती हैं। ऐसे में अगर ओम प्रकाश राजभर गठबंधन से अलग होने का फैसला लेते हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी है। देखिए, ये पार्टियां जिनको जो फैसला लेना है, समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों से नहीं हटने वाली। और लोहिया का वो सिद्धांत याद रखें, लोहिया जी ने कहा था कि अगर सिद्धांत के लिए मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा। ये बहुत सारे लोग समाजवादियों के आंदोलन, समाजवादी कार्यक्रमों को नहीं समझते हैं। तो ये मान लिया जाए। वहीं शिवपाल यादव की चिट्ठी के वायरल होने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक भी यशवंत सिन्हा को वोट नहीं देने का मन बना रहे, जिस पर सपा विधायक राकेश सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और यशवंत सिन्हा के साथ खड़ी है। राकेश सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी एकजुट है। वहीं शिवपाल यादव की चिट्ठी और कुछ विधायकों की नाराजगी पर उन्होंने उनका निजी मत करार दिया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के लिए सपा ने जो डिनर पार्टी बुलाई थी
उसमें 111 सपा विधायकों में सिर्फ 60 विधायकों ने ही शिरकत की थी। देखिए, उस डिनर को इस चुनाव से पहले तो ना जोड़ा जाए। ये हम लोग विधायक गण ये तय किए हैं कि जब विधानमंडल दल की बैठक होगी, विधानसभा चलेगी या इस तरह से कोई चुनाव होंगे तो कोई ना कोई विधायक सभी विधायकों को बुलाकर अपने घर पे वो डिनर देगा जहां देना चाहे। तो देखिए, वो गठबंधन के साथी थे, वो हमको लगता है कि अस्थिर व्यक्तित्व के धनी हैं। वो कभी भाजपा के विरोध में बोलते हैं, कभी सपा के विरोध में बोलते हैं, कभी बसपा के विरोध में बोलते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उनका अपना मत है, अपना मन है, वो कहीं भी जा सकते हैं। चाचा शिवपाल यादव की चिट्ठी से समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। इसका पहला असर उस वक्त देखने को मिला जब अखिलेश यादव ने इस मसले पर विधायकों को एकजुट करने के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में 111 में से सिर्फ 60 सपा विधायकों ने ही हिस्सा लिया। इस डिनर पार्टी का आयोजन सुल्तानपुर की सौली सीट से सपा विधायक ताहिर खान के घर पर किया गया था, जहां पर अखिलेश यादव ने मौजूद विधायकों से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की और विधायकों से यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट देने को कहा। लेकिन इस डिनर पार्टी में सिर्फ 60 विधायकों के शामिल होने से सपा विधायकों की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है, जो समाजवादी पार्टी के मुश्किल में इजाफा कर रही है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं का दावा है कि एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आराम से चुनाव जीत रही। बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव का भारत की तुलना श्रीलंका से करना पूरी तरह से गलत है और उनके प्रत्याशी आराम से चुनाव जीत रही। वहीं यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि एनडीए के राष्ट्रपति की उम्मीदवार जिस जाति से आती हैं, वो लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेंगी। वहीं मंत्री दयाशंकर सिंह ने ओपी राजभर को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिना किसी आधार के इतनी बड़ी बात कहने से बचना चाहिए। और जहां तक रही बात श्रीलंका की, तो आज हमारे देश से उसकी तुलना नहीं हो सकती है। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत नेता के हाथ में इस देश की बागडोर है और देश लगातार उन्नति के रास्ते पर पहुंच रहा है। हमारी प्रत्याशी आदरणीय सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी जैसी प्रत्याशी हमारे संगठन ने चुनी है, हमको दी है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि एक अत्यंत सामान्य परिवार की महिला जो कि अपनी ईमानदारी से, अपनी कर्मठता से धीरे धीरे आगे बढ़ी, उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत भारी मतों से राष्ट्र उनको राष्ट्रपति भवन में पहुंचाएगा। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए के अतिरिक्त बहुत सारे दल हैं और बहुत सारे दलों से ऊपर उठ करके भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज के अंतिम व्यक्ति, जो सबसे पिछड़ा है और एक तो महिला है और महिला के साथ साथ समाज के जो है सबसे पिछड़े तबके से वो आती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे दलों ने द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन किया है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होकर रायबरेली की विधायक बनने वाली अदिति सिंह ने भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाने के कदम का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला है और कहा है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से चुनाव हार रही है, उससे जल्द ही समाजवादी पार्टी का हाल भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो श्रीलंका के जो माहौल है, कुछ इसी तरह के माहौल इंडिया के भी हो जाएंगे अगर नहीं सुधरे तो श्रीलंका से तुलना करना है भारत का, तो इस तरह की चीजें। श्रीलंका वाला माहौल, श्रीलंका वाला हाल इंडिया को तो नहीं होने वाला है, पर जाहिर सी बात है उनकी पार्टी का जरूर हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लुलु मॉल पर जारी सियासत को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने लुलु मॉल में नमाज पढ़ी, वो दरअसल बीजेपी के ट्रेंड कार्यकर्ता और माहौल बिगाड़ने के लिए लुलु मॉल में नमाज का वीडियो वायरल किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मुझे तो यहाँ तक बताया है कि उत्तर प्रदेश का 2024 से पहले माहौल खराब करने के लिए इसी तरह के ट्रेन कर करके लोग भेजे जा सकते हैं। और जहाँ तक धार्मिक स्थानों का सवाल है, फैजाबाद में धार्मिक स्थानों पे किसने फेंका था मांस? आज जो कन्नौज में खबरें आ रही हैं, वो किसने फेंका? सब बीजेपी के लोग हैं इसमें। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण की सियासत करते हैं और किसी भी मॉल में किसी का भी नमाज पढ़ना गलत है और कानून के खिलाफ कोई भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो भी ऐसे कोई बिजनेस कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ नमाज पढ़ने वाले या श्री हनुमान चालीसा पढ़ने वाले उससे दूर रहना चाहिए, और जिनको नमाज पढ़ना है वो अपने घर में अपने मस्जिद में जा कर के पढ़ें, और जिनको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है वो घर में या मंदिर में जा कर के करें। इस प्रकार के अनावश्यक विवाद, चूँकि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश